लास्ट क्लास में मैंने बात की थी आपके सामने, वो ट्रांजिशन मेटल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। और आज जो हम बात करने वाले हैं, देखो आप इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट द स्कैंडियम का 21 होता है इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, है ना। तो एज वी नो दैट द हाफ फिल्ड d orbital elements considered as a transition metals या elements, बट इन केस ऑफ जिंक के केस में d कंप्लीट फील्ड होता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैंस जिंक डज नॉट कंसीडर या डज नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांजिशन मेटल। समझ में आ गई लैंग्वेज आपको। d में स्कैंडियम के केस में 21 में d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें जिंक में d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांजिशन मेटल में नहीं आएगा। क्लियर। लैंग्वेज भी बता दी मैंने, आप देख लेना पढ़ के। हो सकता है मेरी लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट हो, बट मीनिंग वही निकलेगा। सिल्वर अगला क्वेश्चन है ना, ये वाला। सिल्वर है जो वो 20 इसका है, कॉपर के नीचे है। तो सिल्वर में कितने, डी में 10 होते हैं, एस में 1 होता है। ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आता है। ये भले डी कंप्लीट 12 वाले नहीं आते बस, क्योंकि ये डी में 9 भी कर लेता है। क्लियर। ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल में आ सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा प्लस में जा सकता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना हमारी। ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी हो सकती है, ये देखेंगे आप। एक तो ये मैलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सोनोरस होती है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि मेटल की कैपेसिटी लोड को बियर करने की, लोड को झेलने की कैपेसिटी जो होती है ना, इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो स्पेशल इस कैटेगरी में आते हैं। एस और एस के जो होते हैं ना, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो लोड तो बियर ही नहीं कर सकते, वो नाजुक होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आयरन लोड झेलता है, प्लेटिनम लोड झेलता है, गोल्ड भी झेल लेता है, सिल्वर भी झेल लेगा, एल्यूमिनियम भी झेल लेगा। एल्यूमिनियम तो चलो पी में आ गया, बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो इनकी कैपेसिटी होती है लोड को बियर करने की, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। और सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। जिंक और मरकरी और कैडमियम, देखो पीछे खोलो, है ना। जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम है, फिर मरकरी है, फिर सीएन है ना। ये सारे ये सॉफ्ट हैं। इसका रीजन आता है क्वेश्चन, वाई ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट आर सॉफ्ट इन नेचर, गिव द रीजन। ठीक है, बिकॉज 12 ग्रुप एलिमेंट्स, है ना, कंप्लीट फिल डी ऑर्बिटल एज वेल एज एस ऑर्बिटल। तो हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की, एस तो पूरा फिल है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट एक्सेप्ट देम, इनके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मेटेलिक बॉन्डिंग भी बनाते हैं और साथ में कोवलेंट बॉन्डिंग भी बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी या सीएन वगैरह। तो ये सॉफ्ट होते हैं, ये कोवलेंट वो मेटेलिक बनाते हैं, बाकी हैं कोवलेंट और मेटेलिक दोनों बनाते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर। ठीक है,
तो विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम वगैरह है ना, दे आर मोर। चलो अब इनकी स्ट्रक्चर ये दे रखी, कोई सीसीपी में है, कोई बीसीसी में है, कोई एचसीपी में है, ये स्ट्रक्चर है इनकी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए। क्वेश्चन देखो आप, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन कैसा आएगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से। यहाँ ये जो ग्राफ दे रखा ना आपका, है ना, ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे अभी। आप पीछे देखना, पहले पीछे खोल के देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन। स्कैंडियम में 2, एस में और डी में 1, टाइटेनियम में डी में कितने 2, सल्फर एस में कितने 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या नाम, यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पहले डी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 3, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8 के बाद 10, है ना, समझ गए, एक्सेप्शन हो गया। और फिर लास्ट में चले जाओ, लास्ट में 10 होंगे। अब देखो यहाँ पे जिसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आप यहाँ देखेंगे बॉन्डिंग का चक्कर, है ना, जो ग्राफ है उसी से समझ में आएगा आपको। ग्राफ देख लेना, ये वाला ग्राफ, ये देखो, टाइटेनियम से शुरू करो आप, है ना, टाइटेनियम से वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज वगैरह, इस तरीके से समझ गए। और मैग्नीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट होती है, मैग्नीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट होती है, समझ गए। तो इसलिए मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अब आप देखेंगे ट्रेंड, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और फिर जाने के बाद थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है ना, और फिर घटने लगता है। बाद में तो जिंक की तरफ जाएंगे तो सॉफ्ट होती हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अपना आप ही कम हो जाएगा। क्लियर। और मैग्नीज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और फिर लगातार कांस्टेंट सा हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कांस्टेंट से, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना वो लगभग सेम सी हो जाएगी। घटेगा तो इधर को जाने में पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, और बीच में जाके कांस्टेंट सा रहेगा, है ना। जहाँ ये आयरन, कोबाल्ट, निकिल वगैरह आएगा, देखो, है ना, आयरन, कोबाल्ट, है ना, निकिल वगैरह, है ना, ये कांस्टेंट सा हो रहा, थोड़ा सा वेरिएशन है, और फिर घटना शुरू हो जाएगा, और जिंक की तरफ जाते जाते और कम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो, फिर आगे जर्कोनियम आता है, स्कैंडियम के नीचे जर्कोनियम आता है। तो फिर देखो, पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, बड़ा, है ना, फिर क्या हुआ, क्रोमियम के नीचे कौन आता है, मोलिब्डेनम आता है, फिर बड़ा, वही ट्रेंड चल रहा बिल्कुल, है ना, बढ़ता गया ना। फिर उसके बाद क्योंकि Mn के नीचे कौन आता है, Tc आता है, देख लो पीछे खोल के चेक। क्लियर, फिर घटा, फिर बढ़ा, है ना, और फिर घटा, अरे बढ़ने के बाद फिर घट रहा ना, और फिर घटता ही चला गया। उसके बाद फिर आगे देखो, HF से बढ़ा, बढ़ रहा ना टंगस्टन तक, है ना। क्रोमियम के नीचे कौन आता है, MO, MO के नीचे कौन आता है, टंगस्टन W। ठीक है, तो बढ़ी रहा ना पहले, फिर घटा, फिर घटता ही चला गया। क्लियर। तो ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रीजन है बॉन्डिंग का चक्कर है यहाँ पे सारा का सारा। क्लियर। तो जहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन होगा, यानी कि बॉन्डिंग वाला, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, रीजन देख लो आप। ट्रांजिशन मेटल विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, Hg आर, इन्हें छोड़ के, ये बताया दिया मैंने पहले, इन्हें सारी हार्ड होती है, दो तरह की बॉन्डिंग की वजह से। कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है अमीर, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है ट्रांजिशन मेटल में सर? CD। अरे ये तो नालायक ट्रांजिशन मेटल में कंसिडर नहीं होती। कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है ट्रांजिशन मेटल में, गर्ल्स, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है ट्रांजिशन मेटल में, अभी तो बता। हाँ, कौन कौन सी होती है फाल, और सुनते रहा करो ध्यान से, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया था ना। हाँ ठीक है, तो इन्हें छोड़ के बाकी सारी हार्ड है, रीजन मैंने बता दिया क्यों हार्ड है।
और उसी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। और हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का एक रिलेशन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है वो सीधा मास से भी डिनोट होता है। मास बोले तो मॉलिक्यूलर मास, समझिए मास लिख दिया मैंने, अंडरस्टूड आएगा। मास बढ़ेगा, वो ग्राम में हो या किलोग्राम में हो या एटॉमिक मास यूनिट में हो या ग्राम पर मोल के हिसाब से हो, तो बात की बात है। बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ने से बढ़ता है। देखो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। रीजन मैंने बता दिया आपको, वोटेलिटी जो की वोटेलिटी होती है वो लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड बिलोंगिंग टू 3D 4D 5D है ना, सीरीज। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द दीज एलिमेंट्स आर attributed to the involvement of the greater number of the electron है ना, from n-1d बताना है। तो greater is the number of unpaired electron, greater is the strength of bonding। अब आते हैं वापस यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, ये कह सकते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आईएमएफ जो बढ़ेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो बढ़ेगा, इस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बढ़ने से क्या बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, समझ गए, क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, hence greater will be the intermolecular force of attraction, और ये ज्यादा होगा तो वो देर में बॉइल होगा, क्लियर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और वो कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी के, स्पेशली डी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एस इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे। एडिशन इन इलेक्ट्रॉन इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग in any row the melting point of these metals rise to maximum कहाँ तक जाता है, जहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मैंने बता दिया। इसका एनोमलस बिहेवियर है, मैग्नीज के नीचे जितने भी आते हैं ना, मैग्नीज या मैग्नीज के नीचे, ये एक्सेप्शन है, मैंने शॉर्ट बताया पहले, इसे बढ़ना चाहिए, घटता है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा वीक सेट के भी कुछ काम होते हैं, ठीक हो। एक्सेप्ट फॉर द एनोमलस वैल्यू ऑफ MN और TC fall regularly at the atomic number of increase, समझ में आई बात, होना चाहिए इंक्रीज, हो रहा डिक्रीज, मैंने पहले बता दिया है, एक्सेप्शनली मुलायम होती हैं थोड़ा, होना चाहिए ज़्यादा, हो रहा कम, बता दे पहले, निशान लगा लेंगे इसमें। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इससे बाद में बताऊंगा, विच इज सोन आ गया है, मैक्सिमम एट द अबाउट द मिडिल में जाकर मैक्सिमम हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। सीरीज इंडिकेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पार्शली फेवरेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, ठीक है। इन द ग्रेटर नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टिंग बॉन्डिंग, ठीक है। तो लिखाना मैंने यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखाना, वो किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो आइनस में का जिक्र आया, उसके बाद बताऊंगा, अगला टॉपिक इसी का है हमारा, ठीक है। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ग्रेटर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, या मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा उसी हिसाब से, है ना। लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे, तो वो यहाँ से लिखा हुआ है, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट भी साथ में है इसके, पर मेल्टिंग पॉइंट के बाद ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो जाता है। Since the enthalpy of atomization is important factor in the determining the standard electrode potential of metal, metal is very high enthalpy of atomization, very high boiling point, ये बताया था मैंने आपको, 10 to the noble in the their reactions, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो ग्राफ है हमारा, एटॉमिक नंबर दे रखा दूसरे वाला, इसमें यहाँ पे बात करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था। अगला हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ
क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? पहले तो ये देखो आप क्या होती है, तो ज़्यादा क्यों होती है, रीजन क्या है ना? इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होती है? देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना? और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? समझ गए? तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? देखो मान लो ये मेटल है, कुछ इस तरीके से है, तो बॉन्ड कितने भी बन सकते हैं, वो तो मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल ले रखा, 4 बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे वो कितने भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उससे, तो मेटलिक बॉन्ड नहीं रखा मैंने यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, और यहाँ लिख देंगे H और यहाँ लिख देंगे A। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, H का मतलब होता है एंथैल्पी, A का मतलब होता है एटमाइजेशन। हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, ठीक है? तो इसे क्या करा हमने, गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये सॉलिड में था, गैस में जाएगा, क्या में जाएगा, गैस में जाएगा, पहले हो सकता है लिक्विड में भी जाए, लिक्विड में जाएगा, फिर उसके बाद गैस में जाएगा, गैस के बाद फिर ब्रेक करेंगे, फिर जाएगा एटम के केस में। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ये अलग अलग एटम हो गया, दो एटम लिए थे ना, दो की बॉन्डिंग दिखा रखे, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे दो नहीं है तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, कोई दो थोड़ी होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट को गर्म करके, क्या पता कितना एटम हो, बताया मैंने तरीका आपको। तो इसे एटॉमिक फॉर्म में तोड़ने के लिए द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड, बताया मैंने, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एटम्स, ठीक है? यानी कि मेटल एटम का जो बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करके उसे उसके कोरोस्पोंडिंग एटम में चेंज करता है, समझ गए? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक या रिक्वायर्ड टू चेंज द एलिमेंट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एटम्स। और वो गैस में जाएंगे नहीं, ध्यान रखना, वो गैस में मिलेंगे फिर अकेले अकेले। मान लो ये सॉलिड था, अगर ये सॉलिड है तो ये गैस में रहेंगे हमारे, तो बाद में ठंडे होकर फिर चाहे किसी स्टेट में आ जाए। तो एनर्जी का वो अमाउंट जो किसी भी एलिमेंट को, जो उसका मेटेलिक बॉन्ड है, उसे मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ के उसे अकेले अकेले में बांटता है। मान लो यार 20 लाख एटम थे, तो आपने गर्म किया तो 20 लाख अलग अलग हो गए, पहले तो जुड़े हुए थे फिर अलग अलग हो गए। 10 एटम थे पहले, 10 थे एक साथ, फिर अलग अलग हो गए। क्लियर? जिसे बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज्यादा जिक्र होगा आ गया, ठीक है? अनदर जनरलाइजेशन दैट में भी अगर देखो यहाँ पे, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बिल्कुल ट्रेंड ही है। पहला अगर आप देखो, कोई टाइटेनियम से लेकर पहला बढ़ रही ना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर क्या हुआ, फिर घटी, फिर बढ़ रही, समझिए, और फिर घटी। वही ट्रेंड है बिल्कुल जो पीछे था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। आगे देखो, पहले बढ़ रही ना, फिर घट रही, फिर बढ़ रही, फिर घटनी शुरू होगी। तो क्या हुआ, सारों में ट्रेंड ये, पहले बढ़ता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू, फिर घटती है। रीजन क्या है, क्योंकि वो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, जैसे मैग्नीज हुआ, मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, Tc आता है ना, फिर उसके नीचे कौन आता है, Re वगैरह आते हैं। तो इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शनली सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? रीजन समझ में आ गया? तो second and third series have the greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the first series. This is the important factor in according to the occurrence of much frequent metal-metallic bonding in the compound of the heavy
हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, तो उनका मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ना नीचे वालों का, वो क्या हो जाता है, हैवियर हो जाता है, वो हैवी भी हो जाते हैं। तो सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो तीसरी लाइन है ना, पहली तो फर्स्ट सीरीज है जिसे हम 3D सीरीज बोलते हैं, तो उनका तो कम होगा। उसके बाद मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ऐसा ही है। उसके बाद जो हमारी अगली सीरीज होगी उसका क्या होगा, उसका भी ज़्यादा होगा। क्लियर, समझिए, उससे अगले वाली का उसका भी ज़्यादा होगा। अब जो आगे की सीरीज आएगी वो मतलब थोड़ा सा वेरी करेगी, ज़्यादा वेरी तो करने की नहीं होगी। तो फोर्थ सीरीज नहीं दिखा रखी यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब आगे देखो, वेरिएशन इन साइज, साइज में वेरिएशन कैसा आता है, अगली प्रॉपर्टी। वेरिएशन इन साइज, साइज में आती है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब देखो, एटॉमिक रेडियई और आयनिक रेडियई में क्या हुआ है भाई, मान लो अगर एटॉमिक स्टेट में है तो एटॉमिक रेडियई कहेंगे हम, और अगर वो आयनिक स्टेट में है तो आयनिक रेडियई कहेंगे हम। एक मैं सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ। ये मान लो ये एटम है, एटम, इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी बाउंड्री होगी। बाउंड्री का मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियई। रेडियस, रेडियई जो है वो प्लूरल है और रेडियस जो है वो सिंगुलर है। कीप द डिफरेंस बिटवीन रेडियई एंड रेडियस। तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की जितनी डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये तो एटम के केस में हो गया। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि लूज ही करेगा, मेटल है ना, तो आयन में चला जाएगा, तो आयनिक रेडियस थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, आयनिक रेडियस जो होगी वो कम हो जाएगी। ये यहाँ से आ सकती है, ये आयन मान लो इसे, कोई भी आयन है, मेटल आयन है ना, ठीक है, हमारा मेटल आयन है। बिल्कुल सेम यहाँ भी वही, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। हाँ, कंडीशन ये याद रहेगी, यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियई होगी वो आयनिक रेडियई से ज्यादा होगी, है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो सेम रहती है। हो सकता है कि बार इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ नंबर ऑफ सेल भी घट जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल घटने से जो होती है वो रेडियई कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेडियस जो डिपेंड करती है हमारी, वो नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करती है। अगर सेल बढ़ता है तो ये बढ़ जाती है, और अगर घटता है तो घट भी जाती है। दूसरा जो रेडियस का रिलेशन होता है वो किससे रिलेशन होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका सीधा संबंध है इसमें। अभी ये तो कह नहीं सकते, मान लो हमने क्या लिया, जिंक ले लिया, ये जिंक ले लिया, ये जिंक डबल प्लस ले लिया, ये क्या जंक्शन है, ठीक है। तो जिंक प्लस जो होगा डबल, उसकी रेडियई क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्योंकि देखो यार, ये मान लो इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, आप जिंक मान लो Zn, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इसे जिंक 2 प्लस मान लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0, तो ये तो खत्म हो गया सेल, तो इसमें 0 रह गए। अब जब सेल खत्म हो गया तो सेल की संख्या कम हुई तो रेडियस भी कम होगी। तो हमेशा एटम की रेडियई उसके मेटल आयन से
ज्यादा होती है। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, बताओ, हो गया क्लियर? ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब यहाँ देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं आपको बताऊं, इसमें जो है ना, इसमें कितने प्रोटॉन है? 30, इसमें भी 30 प्रोटॉन है। अब यहाँ देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों के केस में बराबर है। यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन पर 30 प्रोटॉन फोर्स लगाते हैं, यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन पर 30 प्रोटॉन फोर्स लगाते हैं। क्लियर? समझ गए? तो इसलिए क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण साइज छोटा हो जाता है। बात समझ आ रही? देखो अब यही है, इसमें ये जो ग्राफ दे रखा ना आगे आपका, ग्राफ देखेंगे आप, स्कैंडियम से लेकर जिंक वाला पहली सीरीज देखेंगे आप, जो बिना लाइन वाली है, फिर डॉटेड लाइन वाली है, फिर उसके बाद एरो वाली दिखा रखी है, ये अलग अलग 3 लाइन है। तो पहले देख रहे हैं आप, स्कैंडियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्कली मेटल के बराबर में बैठा हुआ है। एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बराबर में बैठा हुआ है, तो इसका साइज अपने आप ही बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने क्या होता है, साइज क्या होता है, घटता है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। रीजन क्या है समझेंगे आप? और जब लेफ्ट टू राइट जाता है, नंबर ऑफ सेल नहीं बदलते, है ना। अगर आप तीसरे पीरियड में जा रहे तो नंबर ऑफ सेल 3 होंगे, अगर आप चौथे पीरियड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल 4 होंगे, अगर 5वें पीरियड में जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल 5 होंगे। क्लियर? तो जैसे लेफ्ट राइट मूव करते हैं, मूव करने पे क्या होता है कि जब पीरियड नहीं बदलते, पीरियड तो कितनी है, मान लो 4 सेल है, 4 पीरियड है, पीरियड तो बदल नहीं रहे, बट प्रोटॉन लगातार बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, सेल झुके हुए हैं। तो प्रोटॉन के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो व्हेन वी मूव इन ए पीरियोडिक टेबल इन ए ग्रुप, सॉरी पीरियड, द नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट but number of protons increase continuously. In every group one proton increase and one electron also increase. ठीक है? तो effective nuclear charge depend on the number of protons. फॉर्मूला लिखाना है यहाँ पे, effective nuclear charge के बढ़ने से, तो when we move in a periodic table left to right, the effective nuclear charge increase. effective nuclear charge के बढ़ने से क्या होता है, साइज छोटा हो जाएगा, ये बढ़ेगा ना तो रेडियस छोटी हो जाएगी। ठीक है? पूरा यहीं पे लिखा हुआ है, ये इसी बता रहा हूँ ना, सारी चीज मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं, बट प्रोटॉन बढ़ता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है इसका साइज। तो देखो पहला साइज क्या हो रहा, घटता जा रहा है, घट रहा ना, समझ गए? क्लियर हो गया ना? इसका रीजन क्या है, क्योंकि डी में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, पहले डी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, है ना, फिर 10। तो लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़े, और फिर जब लास्ट में जाएंगे फिर क्या होगा, लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मैंने बताया उनका बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, जिसका जिंक का। और जब बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो बॉन्ड कमजोर होने पर डिस्टेंस बढ़ने लगती है ना। आपको मैं पहले ही बता चुका, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। याद है आपको? तो जिंक का जो बॉन्ड होगा वो उसकी लेंथ ज्यादा होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ओनली मेटलिक बॉन्डिंग। क्लियर? बट इन अदर ट्रांजिशन मेटल दे फॉर्म मेटलिक बॉन्डिंग एज वेल एज कोवलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी तो पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है ना?
अब वही यहाँ पे रेडियस का भी चक्कर वही है, तो इधर को जाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा फिर रेडियस अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पहले रेडियस घटती है और फिर जाके 2-3 की मतलब जैसे निकिल कोबाल्ट आयरन वगैरह की कांस्टेंट सी हो जाती है ना, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। अगला देखो वही फिर ट्रेंड, पहले बढ़ती है, बढ़ी ना पहले, फिर घटी, फिर कांस्टेंट सी होगी, फिर बढ़ी। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप दिखाई दे रहा है, जैसे क्या नाम जो जहाजी बेड़ा होता है ना, उसमें बेड़ लटकी होती हैं, एक बेड़ के ऊपर दूसरी बेड़, दिख रहा ना आपको कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही तो है, एक बेड़ के ऊपर दूसरी बेड़ होती है ना, एक रस्सी के ऊपर दूसरी रस्सी, ऐसे तो ग्राफ दिख रहा है। अरे ऊपर से ऐसा आएगा ना बंधा हुआ ढलानदार है, ठीक है भाई, पहले बढ़ा, पहले ऊपर चोटी पे है, पीक पे है, फिर घटता चला गया, नीचे जाके घटेगा बीच में बिल्कुल, फिर बढ़ना शुरू। समझ गए? क्लियर हो गया ना? दूसरा देखो तीसरे वाला वो भी ऐसे ही है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई जो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स पोजेस सेम टाइप ऑफ रेडियई, इनकी रेडियई का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। देखो इनमें ग्राफ में गैप देखो, ये ग्राफ दिखाई दे रहा ना आपको, पहली 3D सीरीज है, फिर 4D, फिर 5D। तो 3D सीरीज के अंदर और 4D सीरीज में बड़ा गैप है ना, गैप है ज़्यादा, और 4D और 5D में गैप नहीं है। इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जब 3D और 4D की बात, 4D और 5D की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कौन सा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो साइज छोटा हो जाता है। अब साइज छोटा हो जाएगा तो भाई नीचे को जाने पर हम मानते हैं साइज बढ़ता है। तो जो 5D सीरीज है ना, 3D के बाद 5D, उसमें आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 5D में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से इसका साइज 4D के बराबर हो जाता है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसका ये रीजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। छोड़ना कुछ नहीं इसमें है, पूरा ये मतलब पढ़ना है। देखो इन जनरल आयन ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज सो द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ये बता चुका मैं आपको पहले ही। दिस इज बिकॉज द लीव इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल। अब जब नया इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो प्रोटॉन ही बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। लिखा हुआ है वहाँ बोर्ड पे, उसी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन देनी, मैं इसके अलावा तो कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, ये तो रीडिंग करके बता रहा हूँ मैं आपको। ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय यूनिटी, मैं आपको पहले ही बता चुका, हर एक ग्रुप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आप मगर उसमें चौथे ग्रुप में गए, उसके बाद पांचवें में जाएंगे, उसके बाद छठे में जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक एक प्रोटॉन ही बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? अब देखो, it may be recalled the shielding effect of the d electron not that effective, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron increase, तो आयनिक रेडियई डिक्रीज हो जाएगी। वो आयनिक के केस में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया। The same trend is observed in the atomic radii of the given series. The variation with the series is quite small, and interesting point emerges when the atomic size of one series are compared with those of the corresponding element in the other series. The curve दिखा रखा है मैंने आपको बताया, curve so increase from the 3D to 4D series of the element, but radii of the 5D series virtually same, इस पर ध्यान देना, virtually same as those of the corresponding member of the second series। समझ गए? यानी कि 4D series सेम क्यों है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। These phenomena is associated with the intervention of the 4f orbital which must be filled before 5D
है ना, सीरीज ऑफ द बिलोंगिंग एलिमेंट्स बिगन्स, फिलिंग ऑफ द 4f before 5d orbitals result in the regular decrease in the atomic radii called the lanthanide contraction. What do you mean by lanthanide contraction? We have not discussed here because when we discuss about block elements तो वही बताऊंगा इसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया क्या होता है। तो बस कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखें, कौन सा, lanthanide contraction। When 5d speed is started, lanthanide contraction also started, है ना, because in group number 6, sorry period number 6, lanthanum is started, hence lanthanide contraction will be started, ठीक है, तो size will be decreased, so hence 4d and 5d series have similar, near about similar, not similar, exact similar, है ना, some difference between there, clear? Lanthanide contraction which essentially compensates for the unexpected increase with the increased atomic size with the increased atomic number. Net result of the lanthanide contraction is the second and third series. Second बोले तो 4d, third बोले तो 5d, तो 5d में शुरू होता है, 4d में नहीं होता। और जब आते हैं 6d की बात करते हैं, फिर actinide contraction आ जाता है। तो here we not discuss about 6d series, it means actinide contraction, ठीक है। अब दिखा रखा है यहाँ पे, देखो जर्कोनियम की कितनी है, 1 है ना, हार्मियम की कितनी है, दोनों की लगभग सेम है, अरे एक का ही तो फर्क है, रीजन क्या है, lanthanide contraction, है ना, have a very similar physical and chemical property, much more than expected on the basis of the usual family relationship. The factor responsible for lanthanide contraction is somewhat similar to the observed in a ordinary transition series, as they attributed to the similar cause. The imperfect shielding of one electron by the another is same set of the orbitals. However, the shielding of one 4f electron by the another is less than one of the d electron by another. As the nuclear charge increases another series, there is a fairly regular decrease in the size of entire 4f orbitals. Decrease in the metallic radii coupled with the increase in the atomic masses result in the general increase in the density of elements. Density बढ़ती है मास बढ़ने से, ठीक है। अब इसमें एक शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र आया है ना, शील्डिंग इफेक्ट भी बताएंगे आपको, चिंता भी करो यहाँ, समझ गए। अब देखो थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बीच में न्यूक्लियस होता है, ये इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल बना हुए हैं, बहुत सारी का 3 बना हुए हैं, 3 से ही काम चल जाएगा, एंड इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। मैं शील्डिंग इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। इसे थोड़ा सा एक नाम और भी कहते हैं, इसे स्पिनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ से जो कांस्टेंट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। आ जाओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले, ये न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। जो शील्डिंग क्या करता है, जो गड़बड़ कर देता है, अट्रैक्शन को कम कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहते हैं, एरो लगा दूं मैं थोड़ा सा नीचे बना के, ये यहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि ये इनसे बड़ा प्यार करते हैं न्यूक्लियस। रीजन क्या है, न्यूक्लियस पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, करेंगे अट्रैक्ट और ये भी अट्रैक्ट करेंगे। अब फर्क क्या आ गया, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है कि जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, यहाँ लिखा ना मैंने, अरे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, बॉन्ड का तो चक्कर नहीं यहाँ भी, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गई ना, यहाँ डिस्टेंस कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के पास है, तो इसका हक ज्यादा है, और जिसका हक ज्यादा हो तो जताने की कोशिश करेगा ना, करने का नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई तू मत आ यहाँ पे, ये कहता है मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, है ना।
तो ये करण और ये अर्जुन हैं। अब न्यूक्लियस कहता है मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे हैं। अब भाई करण जो है वो दूर है थोड़ा सा, अर्जुन पास है। अमरीशपुरी कहाँ है? अमरीशपुरी यहाँ रखा, नहीं पाएंगे करण अर्जुन अमरीशपुरी को मारने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये इससे दूरी पे है तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, जैसी बात है, और ये पास है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है प्रोटेक्शन की, जिसे घेर लेता है न्यूक्लियस को और कहता है कि तू मत आ यहाँ पर, मैं काफी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं करीब हूँ, मेरा रिश्ता करीब का है इससे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्लियर? अभी कंफ्यूजन बंद हो। तो ये कहता है कि माना चाहता है, कहता है तू बाहर ही रह। तो क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई वही शुरू हो जाती है, घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तो इससे होना चाहिए अट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसे कहता है बाहर जा, है ना, यू कम्स आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ। ठीक है, तो फिर जब लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है, फिर ये दूर चला जाता है, और दूर भी ज्यादा नहीं जाता, मतलब जो नेट रिजल्ट अट्रैक्शन का होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो hence in the presence of the greater number of electron in the inner orbitals, तो greater will be the shielding effect, hence lower will be the attraction of outermost electron toward the nucleus। ठीक है, तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, और डिपेंड करता है अंदर के इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले जाना चाहते हैं, अंदर वाले भगाना चाहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में फासले जितने कम होते हैं बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।